Hello friends, welcome to our channel iExamB. We make preparation 50% faster. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो पॉलिटी और गवर्नेंस के हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले आप लोगों के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, नॉट विथ स्टैंडिंग आर्टिकल 19 अ लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मे बी स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब जब इमरजेंसी लगती है तो उसमें क्या क्या होता है कि लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसमें स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, और उससे क्या होता है कि आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो कब होता है? तो वो ये बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो बेसिकली ये कब होता है? ऑप्शंस हैं, अराइजिंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, arising from an internal armed rebellion, arising from a breakdown of the constitutional order, और arising from a financial crisis। तो इसका जो आंसर है वो है वन, arising from a state of war and और external aggression। बेसिकली जब वॉर होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो जो इमरजेंसी लगती है उसमें आपका जो आर्टिकल 19 है उस समय के लिए उस आर्टिकल पे रोक लगा दी जाती है। लेकिन जब इंटरनल रेबिलियन होता है उसमें ये क्या क्या होता है, उसमें इंटरनल जो आर्म रेबिलियन है, ये जो वर्ड है वो 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। उससे पहले इंटरनल जो इंटरनल एग्रेशन जो था उसके वजह से इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी, और उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट था उसमें ये हटा के आर्म रेबिलियन कर दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि आर्म रेबिलियन के समय पे आर्टिकल 19 का हनन नहीं होगा, मतलब उसको खत्म नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो इमरजेंसी के जो आर्टिकल हैं वो हैं 352 जो इमरजेंसी है, और 356 है प्रेसिडेंट रूल, एंड 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अभी तक जो हमारी जो इमरजेंसी है वो 3 बार लग चुकी है। एक बार 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, और दूसरा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, और 1975 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो 1 साल पहले इमरजेंसी लगी थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू अ स्टेट इट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल स्टेट्स को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा कब देती है? ठीक है, मतलब जब और देती है तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या क्या रहती हैं। ठीक है, तो जो स्पेशल स्टेट का दर्जा होता है, स्टेटस का जो दर्जा होता है, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट करने में थोड़ी दिक्कतें हैं। जैसे हिली स्टेट्स हो गए, हिल स्टेट्स या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या अच्छे से, मतलब वो जब बरसात होती है या जब कभी वहाँ वो बेसिकली वो भूकंप वाला जोन है, तो जब सेंट्रल स्टेट को ये लगता है कि हाँ इधर डेवलपमेंट करने में इधर परेशानी है, और जो इंडस्ट्रीज खड़ी करने में वो करने में जब दिक्कतें आ सकती हैं, तो उनको क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे देती है। और स्पेशल स्टेटस जो होता है उसमें बेसिकली जो सरकारें हैं वो उनको कुछ ग्रांट या कुछ एक्स्ट्रा जो अपनी तरफ से है उसको मदद करने की कोशिश करती है। तो क्या क्या चीजें हैं वो ये हमारे ऑप्शंस हैं। सिग्निफिकेंट proportion of the central assistance provided to the state will be in the form of grant in aid। दूसरा है, the percentage of loan in relation to the total assistance will be relatively low। और तीसरा है, the central government will help bridge the current account budgetary deficit of the state। और चौथा है, both A1 and 2। तो बेसिकली जो तीसरा जो ऑप्शन है वो तो ये देख के ही लग रहा है कि ये नहीं हो सकता। पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। वो जो जब गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आती है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उसमें जो अदर स्टेट्स होता है उनके रेशियो जो होता है वो 60-40 का होता है। लेकिन जो हिली स्टेट्स हैं या जो स्पेशल स्टेट्स हैं या जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उनको क्या करती है उसमें उनको मतलब जो ग्रांट होता है वो ज्यादा, मतलब 90-10 में देती है। और जो 10% जो होता है जो स्टेट को खुद पैसा लगाना होता है उसमें भी जब लोन देती है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो रिलेटिवली बहुत लो होता है। तो पहला और जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कैन बी फाउंड इन फॉलोइंग सिस्टम। मतलब इनमें से कौन, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से सिस्टम में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है? पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, चौथा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये इन चारों ऑप्शन में से जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो पार्टी होती है वो हमेशा मतलब मेजोरिटी में नहीं आती, तो उसे दूसरी पार्टी से उसको समर्थन लेना पड़ता है। जब कभी ऐसा होता है कि 1 साल 2 साल जब गवर्नमेंट चल रही है, तो उसमें जब दूसरी जो पार्टी जिससे उन्होंने समर्थन लिया हुआ है उसको तो कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती और वो छोड़ के चले जाती है, तो जो गवर्नमेंट थी वो गिर जाती है। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी और पीपीपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जब उनको पसंद नहीं आया तो वो गवर्नमेंट गिर गई। तो स्टेबिलिटी तो नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि जैसे यूएस में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट एक बार चूज हो गया तो जब तक उस मतलब जब तक उस पर इम्पीचमेंट ना हो प्रेसिडेंट पे, तो वो प्रेसिडेंट को वहां से हटा नहीं सकते। मतलब या प्रेसिडेंट कुछ कारणवश उसको मतलब उसकी डेथ हो जाती है कुछ नहीं, तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बना रहेगा 4 साल तक। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट्स नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज बेस्ड ऑन। मतलब जब प्रेसिडेंट नॉमिनेशन देता है 12 मेंबर राज्यसभा के, तो वो किस बेस पे होता है? देयर अकम्पलिशमेंट एज ऑफिस बेयरर ऑफ कल्चरल सोसाइटीज, 2 है द रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, 3 है देयर कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री, चौथा है देयर नोटेबल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चौथा है, द नोटेबल अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। इसके लिए काफी इजी क्वेश्चन था। प्रेसिडेंट जो राज्यसभा, अभी राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 250 में से अभी जो प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं 245 मेंबर अभी हैं, 5 मेंबर जो हैं उनके लिए अभी सीट छोड़ी गई है। शायद वो मतलब ये मानना है कि जो पीओके वाला जो पोर्शन है वहां से 5 मेंबर वहां से आएंगे, ऐसा मानना है। तो 233 मेंबर्स इलेक्टेड है और 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट साहब ने नॉमिनेट किए हुए हैं। और राज्यसभा बेसिकली एक ऐसा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, इट इज अ परमानेंट हाउस। लोकसभा क्या होता है, हर 5 साल में लोकसभा जब भी सरकार गिरती है तब डिसॉल्व होता है, और जब 5 साल पूरे होते हैं सरकार जब अपना पूरा कार्यकाल पूरा करती है तब उसका मतलब वो असेंबली वो सभा डिसॉल्व मतलब उसको खत्म कर दिया जाता है, फिर से दोबारा वो स्टैब्लिश होती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और 6 साल का जरूर होता है, बट राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, वो कभी डिसॉल्व, जब भी कभी इमरजेंसी या कुछ लगती है और या कुछ राज्यसभा लोकसभा में जो लोकसभा है वो डिसॉल्व है, तो राज्यसभा जो होती है वो ही लॉ बनाने में मदद करती है, इसीलिए इट्स अ परमानेंट हाउस। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एनी बिल इज रिगार्डेड एज मनी बिल। कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में लोकसभा में प्रेजेंट होता है, जो मनी बिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही उसको पेश किया जा सकता है। जैसे कोई भी बिल है अगर वो राज्यसभा में चला जाता है तो आप ये मान के चलिए कि वो मनी बिल तो नहीं है। ठीक है, अब एनी बिल विच इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, अगर लोकसभा में आया है तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे फाइनेंस बिल आता है जब लोकसभा में आया तो हमें कैसे पता चलेगा वो मनी बिल है। तो मनी बिल जो है वो हमेशा, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट, आफ्टर द साइन ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा, आफ्टर द साइन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आफ्टर द साइन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। तो बेसिकली मनी बिल तब कहलाता है जब ऑप्शन नंबर 2 आफ्टर द साइन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये तब कहलाता है जब स्पीकर अपने साइन, जो लोकसभा का स्पीकर अपने साइन कर देता है और वो मनी बिल कहलाता है। ठीक है, वहां सबसे पहले लोकसभा के पास जो स्पीकर है उसके पास बिल जाता है और वो देखते हैं कि ये मनी बिल है या ये फाइनेंस बिल है या बजट, ये तो वो जो देखा जाता है तो वो लोकसभा के जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं। तो और मनी बिल का जो आर्टिकल है आर्टिकल 110, इसमें मनी बिल के बारे में इसमें पूरा बताया गया है। और जब कोई भी मनी बिल जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं है, वो बस उसमें 14 दिन तक, अगर 14 दिन के अंदर अंदर वो रिकमेंडेशन दे सकती है, और रिकमेंडेशंस भी मानना लोकसभा के लिए ज़रूरी नहीं है। और अगर वो 14 दिन से ज़्यादा
अगर वो रख देती है मनी बिल को अपने पास और उस पर कुछ डिसीजन नहीं देती, तो मनी बिल अपने आप लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है। और कोई भी बिल, जब मनी बिल या फाइनेंस बिल जब भी कभी लोकसभा में लाया जाता है, तो उसमें उससे पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब का कंसेंट चाहिए होता है। तो उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जब बिल जाता है तो प्रेसिडेंट साहब को उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर पोस्टल वोटिंग? पोस्टल वोटिंग के लिए जो दूसरा टर्म है वो क्या है? तो प्लूरल वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, वेटेज वोटिंग और सीक्रेट वोटिंग। इट्स अ टू प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग बेसिकली, प्रॉक्सी वोटिंग जैसे किसी के, कोई हमारा दोस्त है या कोई है, उसके में प्रॉक्सी कर देते हैं। तो जैसे उसके अटेंडेंस लगा देते हैं, वो नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं यस सर, यस मैम, तो प्रॉक्सी वोटिंग। तो वैसे ही जो आर्म फोर्सेस है हमारे, तो उनमें ये होता है कि उनको पोस्टल वोटिंग से उनके जो वोट्स होते हैं वो दिए जाते हैं और उनके प्रॉक्सी कर दी जाती है। प्रॉक्सी वोटिंग मतलब अगर वो कहीं दूसरी जगह है, अपने यूनिट में नहीं है, बाहर है, तो उनके बेस पे, उनके बिहाफ पे एक वोटिंग कर दी जाती है, उसे प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका वाज अचीव्ड इन विच ईयर? मतलब कर्नाटका का जो यूनिफिकेशन है वो किस साल अचीव किया गया था, मतलब किस साल उसको मतलब एक किया गया था? तो इसका आंसर है 1956, 1958, 1957 या 1960। इसका आंसर है 1956। कर्नाटक को 1956 में इसका यूनिफिकेशन कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। बेसिकली उससे पहले स्टेट्स हुआ करते थे जो, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देती कि पहले जो एस्केधर कमेटी बनी थी, तो उसने ये कहा गया था, उसमें ये कहा गया था 1948 में बनी थी, उसमें ये कहा गया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई भी स्टेट को अलग अलग दर्जा नहीं मिलना चाहिए, और सॉरी अलग दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने बोला था लिंग्विस्टिक स्टेट पे मिलना चाहिए था। फिर जेबीपी कमेटी जो है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सित्तारमैया, उन्होंने इसको खारिज कर दिया था। बोला था कि लिंग्विस्टिक बेस पे ये एक कोई स्टेट, अलग स्टेट नहीं बनना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि 1953 में जब तमिलनाडु और कर्नाटका में, बेसिकली उस समय पूरा वो कर्नाटक और सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एक हुआ करता था, पूरा एक स्टेट हुआ करता था। तो जो आंध्रा के जो लोग थे, जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, वो चाहते थे कि हमारा जो है हमें अलग स्टेट मिले, हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, अलग स्टेट चाहिए। तो तब सरकारें उस समय वो स्टेट मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो स्टेट नहीं देना चाहती थी। तो एक पोटी श्रीमालू हुआ करते थे, तो उन्होंने फास्ट किया था और उसके बाद 1953 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद वहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत बिगड़ गए, और हालात बिगड़ने के बाद तो सरकार को 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट अपना आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा था। ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे एक कमेटी का गठन हुआ था, फजल अली कमेटी 1953 में बनी थी। तो उसने रिकमेंडेशंस दिए थे कि हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसके जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनने चाहिए, और अलग अलग स्टेट को जो भी जैसे स्पीकिंग लोग हैं, लैंग्वेज एक सिमिलर लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं, उनको उनका एक अलग स्टेट होना चाहिए। तो 1956 में ये पार्लियामेंट से पास हुआ, और उसके बाद स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने लगे। लेकिन जो आंध्र प्रदेश है वो जब 1953 उसी समय वो एक अलग स्टेट बन गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन द सुप्रीम कोर्ट? मतलब ऐसा कौन सा जो हमारा ये आर्टिकल है, इन 4 में आर्टिकल है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है, जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसमें आर्टिकल 223A, आर्टिकल 343C, आर्टिकल 229 और आर्टिकल 243K। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 1, आर्टिकल 223A। बेसिकली ये जो आर्टिकल 223A है, ये पार्ट 14A में ये जोड़ा गया है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। उससे पहले ये आर्टिकल नहीं था, और उससे पहले कोई भी मतलब ऐसा प्रोविजन नहीं था। लेकिन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1973 आया, उसके बाद ये पार्ट 14A में आर्टिकल 223A जोड़ दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि जो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के,
उसके जो डिसीजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 343 जो है वो हमें हमारी जो भाषा है जो उसके बारे में बताता है, जो हमारी कौन कौन सी भाषाएं होंगी। और जो स्केड्यूल 8 है उसमें हमारी जो भाषाएं हैं 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो उसके बारे में स्केड्यूल 8 हमें बताता है। और आर्टिकल 243 में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसके बारे में 243 में बताया गया है। ठीक है। और 251 जो है उसमें बताया गया है कि हमें अपनी भाषा जो है हिंदी उसको कैसे प्रमोट करना है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द कमिटी फॉर्म इन 1977 टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज वाज लेड बाय। बेसिकली जो 1977 में एक कमेटी बनी थी पंचायती राज को, मतलब उसकी जो फंक्शनिंग है उसको देखने के लिए, उसको तो वो करने के लिए, तो वो उससे पहले पंचायती राज शुरू हो चुका था हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट से। बलवंत राय मेहता जी की कमेटी बनी थी 1957 में। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि तो मतलब 3 डिवीजन में हमारी पंचायती राज होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद नागौर जो राजस्थान में, वहां से पंचायती राज का शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जी के जन्मदिन से। तो उसके बाद उसको फिर उसके बाद 1977 में अशोक मेहता, बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अशोक मेहता, उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी थी। और इन्होंने जो बलवंत राय मेहता ने 3 डिवीजन जो बताए थे, बेसिकली पंचायत, उसके बाद ब्लॉक समिति, उसके बाद जिला समिति। तो उन्होंने बोला था कि ब्लॉक समिति नहीं होनी चाहिए, बेसिकली 2 डिवीजन होने चाहिए। लेकिन जब 73 अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ, जिसमें जो हमारा स्केड्यूल 11 है, तो उन्होंने तो उन्होंने उसमें बलवंत राय मेहता की जो ये 3 डिवीजन है पंचायती राज के, उसको उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी और वही हमारे मतलब देश में वो लागू है। ठीक है दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया कैरिड आउट। मतलब इनमें से कौन से एक्ट हैं जिसमें टेरिटोरियल डिवीजन जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने टेरिटोरियल डिवीजन कर दिया था। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 18 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन 2 बार आ गए, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बेसिकली जब 1857 में जब आर्म रिबेलियन हुआ था, उस समय फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं उसे, तो वो वहाँ से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ख़त्म कर दिया गया था। और पूरा जो भी जो इंडिया में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली क्राउन के, हम पूरे इंडिया जो है वो क्राउन के रूल के अंदर आ गया था। तो क्राउन उस समय जब ये एक्ट पास हुआ था उसमें ये प्रोविजन थे कि भाई क्वीन ने ये बोला था कि जो इंडिया पे जो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालेंगे वो वाइसरॉय संभालेंगे, जो क्वीन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ इंडिया में। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, बेसिकली एक पद बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में, वो जो है वो इसकी वर्किंग पूरी जो भी एक्सिक्यूटिव पावर, जो भी एक्सिक्यूटिव पार्लियामेंट लेजिस्लेशन जो पावर है वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेंगे। तो एग्जीक्यूट जो करेंगे वो वाइसरॉय करेंगे, लेकिन जो लेजिस्लेशन जितने भी लॉज जो भी पार्लियामेंट में कुछ भी बनना है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेंगे। तो ये जो 2 डिवीजन किए गए थे उस समय 1958 में जो एक्ट है इसे गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। और उसके बाद 1861 में तो आपको पता ही है जो हमारा आज का जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो 1861 से शुरू हुआ था। और इसी में पहली बार जो इंडियंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन, नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देना शुरू हुआ था, जिसमें महाराजा और पटियाला, राजा और बनारस और दिनकर राव जो कि दीवान थे, तो उनको जो रिप्रेजेंटेशन है पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है। और ये जो एक नोट है, के.एम. मुंशी कॉल्ड प्रीएम्बल एज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ठाकुरदास भार्गव कॉल्ड प्रीएम्बल एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड N.A. पालकीवाला कॉल्ड इट एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये दे दिया कि मुंशी साहब ने जो है, के.एम. मुंशी जो थे वो एक लौते जो कांग्रेस मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं
तो आपको ये याद रखना। और के एम मुंशी साहब ने प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था, और ठाकुर दास भार्गव ने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और एन ए पालकीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसी तरह हमारा जो चैनल है एग्जाम भी, उसको लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। और आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि एग्ज़ाम भी एक अच्छा काम कर रहा है। और आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो मॉक टेस्ट हैं हमारे एग्ज़ाम भी साइट पे, वो फ्री हैं। आप जाइए, उनको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर है, और उससे पता चलेगा कि और कितनी आपको ज़रूरत है और कितना आपको और काम करना है अपनी प्रिपरेशन पे। जाइए और अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग एंड सब्सक्राइब एग्जाम बी, like and share. Thank you so much.